यूजीसी नेट की क्लास है। यूजीसी नेट का अगर आप बात करें तो यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य। मनोचिकित्सकीय समाज कार्य का पार्ट 2 है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा और इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको नोट अभी करवाएंगे, क्योंकि ये मेडिकल से संबंधित है, यानी डिजीज से संबंधित है, बीमारियों से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के कार्य अभी हम बात करने वाले हैं कि जो मनोचिकित्सक हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो हालांकि आप सबको पता है, अध्ययन होगा, निदान होगा और उपचार होगा। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, ठीक है। कॉपी पेन साथ में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो रोगी का मानसिक परीक्षण तथा निदान करना, ठीक है। रोगी का मानसिक परीक्षण तथा निदान करना ये एक पार्ट है जो बेसिकली मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है। इसमें क्या करता है मनोचिकित्सक? रोगी का रोग संबंधी इतिहास जानने का। अब देखिए, रोग के संबंध में अगर आप इतिहास जान रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप व्यक्ति का इतिहास ले रहे हो। ये बात सत्य है? बताइए एक बार। बिल्कुल करेक्ट है। तो इस जानने के बाद रोगी का मानसिक परीक्षण करना तथा रोग का निदान किया जाना चाहिए। रोग के निदान के लिए आवश्यक है कि मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मानसिक रोग की स्वयं भी अच्छी जानकारी हो, यानी मानसिक रोग के बारे में आपके पास बढ़िया यानी डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, मानसिक रोग दो प्रकार के या दो भागों में डिवाइड है। एक को हम लोग संक्रमण बोलते हैं और एक को हम लोग असंक्रमण के रूप में जानते हैं। अभी मैं नोट करवा दूंगा आपको कुछ रोग भी, ठीक है। तो उन रोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ रोगों से सवाल प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मानसिक परीक्षण एवं निदान विभिन्न संस्थाओं द्वारा भिन्न भिन्न रूप से किया जाता है, इसलिए इसका कोई निश्चित प्रारूप विकसित नहीं हो पाया है, ठीक है। इसलिए इसका कोई निश्चित प्रारूप विकसित नहीं। अच्छा, कारण यही है कि जब विभिन्न प्रकार के डिजीज हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हैं, तो कोई भी रोग हो सकता है ना, कोई भी रोग हो सकता है। उसके कई स्रोत हो सकते हैं, कई तथ्य हो सकते हैं, इसलिए कोई लिमिटेशंस नहीं बताए गए कि यही बीमारी के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो मानसिक परीक्षण एवं निदान के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है और इसका कोई निश्चित प्रारूप विकसित नहीं किया गया कि इसी मेथड से ही सारी बीमारियों को जो है दूर किया जाएगा, है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। केवल मीनिंग को आपको समझना है, इसके आधार पे ही आप लोगों को सभी चीजों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता की एक भूमिका होती है उपचार की, यानी ट्रीटमेंट की। उम्मीद है ट्रीटमेंट जानते हैं। तो ये बेसिकली मानसिक रोगों के बहुत से कारण, जैसे व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये एक प्रकार से रीजन है, किसी भी कारण से हो सकता है मानसिक रोग, है ना। और इन रोगों का वास्तविक उपचार इन्हीं में से सन्निहित होता है। व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें या इनके जन्मदाता व्यक्तिगत और पारिवारिक मनोवैज्ञानिक कारणों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। यही बेसिकली उपचार का प्रक्रिया दर्शाता है, ठीक है। इस संबंध में इस चीज को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि हमारे देश में मनोवैज्ञानिक उपचार तथा इस उपचार में मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता का सहयोग केवल कुछ स्थानों तक ही सीमित है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा मानसिक रोगियों की जो मनोसामाजिक पद्धतियां हैं उससे उपचार किया जाता है, ठीक है। एक शब्द आ रहा है भयो उन्माद, अवसाद, चिंता, ये लिखा हुआ है चिंता, ठीक है, भय जैसे साधारण रोगों के अतिरिक्त भी उन्माद और व्यक्तिगत संबंधी कुछ विकार भी होते हैं, जो मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जाने वाली एक उपचार पद्धति में अगर हम बात करें आशातीत लाभ होते देखा जाता। मतलब आशातीत का मतलब एक प्रकार से ये है
कि कोई वो चीजें रिप्रेजेंट नहीं की गई है कि एक परिपेक्ष को रिप्रेजेंट किया जाए, एक शब्द को रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अथाय, लाभार्थी कह सकते हो, अनगिनत, ठीक है, तरीके से जो है उपचार पद्धतियां जो है दी गई हैं और लोगों का जो है लाभ भी हुआ है। मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की जो विकार हैं, जो बीमारियां हैं, उन पे काम किया है मनोसामाजिक पद्धतियों को लगाकर। मनोसामाजिक पद्धतियां क्या है, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था मेडिकल सोशल वर्क में कुछ पद्धतियों के बारे में, सामान्यीकरण, तदात्मीकरण, सरलीकरण, शिक्षण, पुनर्संतावना, संसाधनों का उपयोग, है ना, पर्यावरण परिवर्तन और संशोधन, ये सभी एक प्रकार से क्या है, जो मेथड्स, जो विधियां हैं, वो कहीं ना कहीं पद्धतियों के रूप में भी चली जाती हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हो केस वर्क के माध्यम से, ग्रुप वर्क के माध्यम से, कम्युनिटी वर्क के माध्यम से अगर आप कार्य कर रहे हैं, उसकी मनोसामाजिक समस्याओं को दूर कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की पद्धतियों के रूप में आ जाती है। ठीक है, तो कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए मनोसामाजिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, यानी एक प्रकार से वही ट्रीटमेंट कहलाता है, ये एक प्रकार से उपचार कहलाता है। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी हम केवल मीनिंग बता रहे हैं कि उपचार में किस तरीके से चीजें आती है, उनको किन पद्धतियों के माध्यम से आप उसको दूर करते हो। अभी हम डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे, अलग से बात करेंगे। ठीक है, भयोन्माद, अवसाद, चिंता, भय सर वगैरह यहाँ के बारे में। क्वेश्चन सर, पद्धति सर और यानी मेथड, पद्धति का इंग्लिश में मेथड होता है ना सर, मीनिंग? जी, पद्धति को हम लोग मेथड कह सकते हैं। ठीक है, तो सर पद्धतियों को हम मेथड, सिस्टम भी बोल सकते हैं। जी बताइए। अब मेथड, अगर मेथड अगर टेक्निक टेक्निक पूछता अलग है होता है। तो सर आपने पिछले बार जो अभी नाम बताया आपने, आइडेंटिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, पिछले बार आपने लिखवाया है, बस टेक्निक लिखवाया है सर इसके तहत। देखिए, ये सब टेक्निक है। टेक्निक बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, एक मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। जो अभी मैंने आप लोगों को पिछली बार आप लोगों को संबल, निर्वचन और जो है अन्वेषण, विश्लेषण की जो प्रक्रिया थी, वो चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता एक प्रक्रिया के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से करता है। संबल, अंगीकरण हो गया आपका, सामान्यीकरण हो गया, तदात्मीकरण हो गया, ये चीजें आप बेसिकली रिलेट कराती हैं। हालांकि आप इसको कह सकते हैं कि प्रविधियों के माध्यम से हम उपचार करते हैं, ये सब प्रविधियां थी। कहीं कहीं प्रविधियां मेथड के रूप में, अच्छा, प्रविधियां और मेथड कि अगर सोशल वर्क में बात किया जाए तो वो एक ही डेफिनेशन को बताती है एक प्रकार से, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट के माध्यम से अगर हमने कहा कि भाई पुनर्सत्तावना हो गया, संसाधनों का उपयोग हो गया, इनसाइड डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ये सब क्या है, ये सब मेथड्स हैं। मेथड्स तो केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क ये भी कहलाती हैं। ऐसा नहीं कि मेथड्स वो भी नहीं, वो भी है, लेकिन वाल्टर एंडियास ने इसको, फ्रीलैंडर जो है, फ्रीलैंडर महोदय ने इसको सिस्टम के माध्यम से बांधा, इसको पद्धति के माध्यम से किया। तो बात वही है कि अगर उपचार कर रहे हो तो या तो मेथड आप कह दो तब भी वही बात है, अगर आप सिस्टम बोल रहे हो तब भी वही बात है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ बीमारी के बारे में आप जान रहे हैं, वहां आप कार्य जब कर रहे हैं तो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क के माध्यम से कर रहे हैं, बात वही है ना, कोई अलग चीज नहीं। अब देखिए, हाँ, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका है। देखिए, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के विभिन्न प्रकार के अन्य अनेक सेवाओं में से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षण संस्थानों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, परिचारिकाओं और चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक रोगों का व्याख्यान देकर शिक्षा के क्षेत्र में हाथ बटा रहे हैं। बिल्कुल बात सत्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता या मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षा के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना या मानसिक के बारे में बताना, इस तरीके की प्रक्रिया को वो संचालित कर रहे हैं। ठीक है, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता, ये उनकी भूमिका है। जैसे अगर आपको कहूं मैं कि आपकी भूमिका बताइए मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता की है, और आप किस तरीके से जन या विद्यालय में जाकर या छात्रों को या समूह में या समुदाय में जाकर आप उन लोगों को किस तरीके से समस्याओं से दूर जो है करेंगे या उनसे समस्याओं से अवगत कराएंगे और उनके उपचारों के माध्यम से भी बताएंगे कि आप इस तरीके से ट्रीटमेंट आप करें तो आपका जो है आसानी से उपचार हो सकता है। तो आप कहोगे कि हम सर शिक्षा के माध्यम से करेंगे तो वहाँ पे जागरूकता का कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को आप वहाँ पर मुझे बता सकते हो। बिल्कुल बात करेक्ट है। इसी तरीके से आपकी ये भूमिका है। आप किसी समस्याओं को अगर आप दूर कर रहे हो तो यही आपकी भूमिका है, यही आपका रोल है। तो प्रश्न यही है कि मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के रोल क्या हो सकते हैं, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोगों के व्याख्या देकर शिक्षा के क्षेत्र में हाथ बटा रहे हैं,
तो ये एक प्रकार की भूमिका है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पे लिया गया इस स्लाइड में। और वे विभिन्न शोध के परियोजनाओं में सर्वे, यानी एक प्रकार से सर्वेक्षण के माध्यम से हम क्या करते हैं, आंकड़े संकलित करते हैं और साक्षात्कार करने तथा शोध प्रतिवेदन तैयार करने में जन समुदाय को मानसिक स्वास्थ्य के भी हाथ बटाते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये जरूरी नहीं केवल जन समुदाय की ही बात मैं करूं, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वो ग्रुप के माध्यम से भी कर सकते हो, केस के माध्यम से भी कर सकते हो, विद्यालय में भी जाके कर सकते हो, हॉस्पिटल में भी जाके कर सकते हो, ठीक है। तो विषय में लेख लिखते, वार्ताओं या जो है सामुदायिक कार्यक्रम व शिविर के माध्यम से भी उनका योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी भूमिका है, आप कम्युनिटी में भी आपकी भूमिका है, ग्रुप में भी है, केस में भी है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो कुछ विशेष समूहों के साथ, जैसे मादक द्रव्यों के, ठीक है, अभ्यस्त तथा मद्यपान, एक प्रकार से जो व्यसनी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके लिए कहा कि उनके साथ व्यक्ति सामूहिक दोनों तरीके से उनके व्यसन को छुड़ाने और सामाजिक पुनर्वास में सहायता करते हैं। और ये काम कौन करता है, सामाजिक कार्यकर्ता करता है। अब सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे टेक्निक सोशल वर्क को लगा सकता है। तो पेपर में प्रश्न बनता है, अगर आप केस वर्क के माध्यम से करेंगे तो एक्टिव लिसनिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, बाउंड्री सेटिंग, एक प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, एडवोकेसी के माध्यम से, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से, टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से, इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, प्रोफेशनली तरीके से, सेल्फ केयर के माध्यम से, ठीक है। ये सब एक टेक्निक है। कॉन्फिडेंस हो गया, नैरेटिव मेथड हो गया, एम्पैथी हो गया, पेशेंस हो गया, इंटरवेंशन हो गया, काउंसलिंग हो गया, फॉलो अप हो गया। ये एक तरीका है, एक मेथड्स है जो हम टेक्निक यूज करते हैं, और वो भी सोशल केस वर्क में, है ना, आप ग्रुप वर्क में भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके की प्रॉब्लम होगी उसी के आधार पर उसके आप करेंगे। मानसिक रूप से मंद और अल्प बुद्धि, देखिए मानसिक मंद, अगर मैं बात करूं आपसे, या बौद्धिक अक्षमता की बात करूं, तो बौद्धिक अक्षमता को कई भागों में डिवाइड किया, जिसको हम लोग, अगर मैं कहूं इसको इंग्लिश में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आईडी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मानसिक मंद बोलते हैं, है ना। अब मानसिक मंद को कई कैटेगरीज में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो जैसे हम लोग पहले क्या बोलते हैं, पहले इसको बोलते हैं माइल्ड, दूसरी कैटेगरी क्या हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट, है ना, मॉडरेट बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे कैटेगरी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीवियर बोलते हैं। चौथी कैटेगरी क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफाउंड बोलते हैं, प्रोफाउंड बोलते हैं। और एक कैटेगरी और आती है जिसको हम लोग बॉर्डर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरीज है, इसके आधार पे जो है दिव्यांग बच्चों या बौद्धिक अक्षम वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रखा है हम लोगों ने इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या हुआ, बॉर्डर लाइन वाले बच्चे क्या होते हैं, इनको बेसिकली हाई स्कूल हो गया या 10th 12th हो गया, ठीक है, ओपन से करवा सकते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में हम इनको जोड़ सकते हैं। तो ज़्यादातर ये एजुकेशन पर बेस्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। माइल्ड वाले भी इंडिपेंडेंट ही बच्चे होते हैं ये भी, तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक की जो है एजुकेशन इनको प्रोवाइड करा सकते हैं। मॉडरेट वाले को अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये 6 तक के बच्चे जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, और अपने जो दैनिक जीवन की क्रियाकलाप होती है उसमें भी ये परिपूर्ण होते हैं। लेकिन सीवियर वाले क्या होते हैं, सीवियर वाले को दैनिक जीवन की एक्टिविटीज़ को हम लोग बता सकते हैं, जैसे उनके दैनिक जीवन में क्या घटनाएं घटित होती हैं, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सोना, ये सारी चीज़ों को एक तरीके से बता सकते हैं। इसके जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है उनको हम ट्रेंड करते हैं ताकि उस बिहेवियर को वो दूर कर सकें, हम इन चीज़ों को बताते हैं। प्रोफाउंड वाले की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोफाउंड वाले जो होते हैं वो दूसरे पे आश्रित होते हैं। ये टोटली अगर मैं बात करूँ तो दूसरे पर क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं, यानी निर्भर होते हैं, उन्हीं पर इनकी क्रिया चलती है, इनको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है ना, ये कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, और इनके कुछ IQ लेवल भी हैं जिनके आधार पर इनको डिवाइड भी किया गया। तो वो सर ये मॉडरेट, जी सर ये मॉडरेट का 6th क्लास तक बोले ना, जी 6th क्लास, हाँ। ये कैटेगरीज की बात अगर हम करूँ तो AAMR एक नाम आता है, और सन 1983 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है। और इस संबंध में अगर मैं आपसे बात करूँ तो सन 1983 की बात है, ये 1983 की बात है। प्रोफाउंड वाले को अगर मैं बात करता हूँ, प्रोफाउंड वाले को, तो ये 20 से कम कहलाते हैं, और अगर सीवियर वाले की बात करता हूँ तो 20 से 35 कहते हैं हम लोग। मॉडरेट वाले को अगर मैं बात करते हैं तो 35 से 50 कहते हैं, और माइल्ड वाले को अगर मैं बात करूँ तो 50 से
50 से 75, 50 से 75 कहते हैं 75, और बॉर्डर लाइन वाले को अगर मैं बात करूँ तो 75 से 90 आते हैं, ठीक है, और 90 से 110 तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, इनका एक IQ लेवल भी है, इस तरीके से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है मेडिकल सोशल वर्क में इस तरीके के प्रश्न मिल जाए, हालांकि मिला भी है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान भी रखेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कहा कि अल्प बुद्धि के बालकों के विद्यालय और आवासीय संस्थानों में इन बालकों के प्रशिक्षण व माता पिता को सलाह देने के कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे होते हैं। परिवार परामर्श केंद्र वैवाहिक और यौन संबंधी समस्याओं पर सलाह देने वाले केंद्रों में उनका उपयोग आवश्यक हो जाता है। यद्यपि हमारे देश में मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा योग्यता और अनुभव के अनुकूल स्वतंत्र रूप से खुलकर कार्य करने का अवसर भी सीमित होता है ना। तो कहने का मतलब एक प्रकार से खुद बेसिकली उनको कहा जाता है, उनको अवसर दिया जाता है और खुद वो एक्टिविटी को करते हैं। टोटली कहा जाए तो उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जाती है, ठीक है। तो जो सेवार्थी समस्या ग्रसित है उन्हीं के बारे में ये चीज़ें की जाती है। उसके बाद देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है ये, है ना। तो ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ भी लेता है मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। तो मैं आप लोगों से इस चीज़ के बारे में भी बताना चाहूँगा कि WHO ने एक बात कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कि सलामती की वह स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास करता है और वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, तो लाभकारी और उपयोगी के रूप में काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये मानसिक स्वास्थ्य है। क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है मानसिक स्वास्थ्य एवं रोग, तो उसी के संबंध में ये चीज़ों को हम बता रहे हैं आप लोगों से, जो कि साइंस यानी विज्ञान से लिया हुआ है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसे मानसिक रोगों से मुक्त रखता है। यदि व्यक्ति मानसिक रोग या समायोजन दोष से ग्रसित हो जाता है तो उसके रोग के कारण जानकर उसका उपचार का प्रयास किया जाता है। और ये बात सत्य भी है। अगर मान लीजिए अगर मानसिक बीमारी से वो ग्रसित या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित है, समाज में वो सही तरीके से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके पास जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, रीजन हो सकता है, कोई तथ्य हो, कोई कारण हो जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर क्या करता है, इनके तथ्यों को जानने का प्रयास करता है और फिर उपचार करता है। तो यही बात कही जा रही है। तो उनके रोग के कारण जानकर, रोग का रीजन जानकर उसका उपचार करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये शब्द भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत 3 कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है DSSB के लिए, ये फैक्ट याद रखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के संबंध में, मानसिक रोगों की रोकथाम करने के संबंध में, मानसिक रोगों के उपचार करने के संबंध में। तो ये 3 कार्य बेसिकली मानसिक रोग या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। यह रक्षा के संबंध में बात करेगा, प्रिवेंशन जिसको कहा जाता है, रक्षा का मतलब एक प्रकार से उसको सिक्योरिटी देने की बात करेगा उसकी मानसिक स्वास्थ्य में, ताकि उसके ऊपर मानसिक कोई असामाजिक तथ्य ना आ सके, इन्वॉल्व ना हो सके, है ना, उसकी रक्षा की बात करेगा। फिर मानसिक रोगों की उसकी रोकथाम की बात करेगा। देन जब रोकथाम के हो जाएगी तो उस प्रक्रिया में अगला स्टेप जो हो जाएगा वो उपचार की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत ये 3 शब्दों को या 3 कार्यों को शामिल किया गया है। इन चीजों को भी आप अवश्य ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रोकथाम आपको पता होगा, उपचार पता होगा, रक्षा एक नया शब्द आया है तो इसलिए इस शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा। एलिमेंट मत कर दीजिएगा इसे कि रक्षा नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो परिभाषा है, जैसे हेडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने तथा मानसिक अस्वस्थता को रोकने से संबंधित है, वही मानसिक स्वास्थ्य है। और ये हेडफील्ड ने कहा है। ड्रेवर एक विद्वान है, कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसको सुरक्षित रखने का उपाय के संबंध में ये एक प्रकार से दर्शाता है कि ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कुछ उपयोगिता हो सकती है, महत्व या लाभ हो सकता है, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एक बार आप लोगों को पढ़ देता हूँ, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, ईजी है, ताकि आपको अगर परीक्षा में इस तरीके के पॉइंट मिले तो आप उसको पॉजिटिव सोचकर आप करेक्ट कर दीजिए। जैसे व्यक्तित्व को संतुलित विकास में सहायक होना, जैसे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक, ये पक्ष हैं।
इन्हीं को संतुलित विकास का जो है सहायता देता है एक प्रकार से। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की सहायता से एक और मानसिक संघर्ष और तनाव कम होता है, दूसरी ओर भावना ग्रंथियां जो होती है सुलझ जाती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से उसके व्यक्तित्व को संतुलित करने की बात कर रहा है। और ये पक्ष हैं, याद रखिएगा, इन पक्षों के बारे में भी थी। ठीक है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक है, भावनात्मक हो सकता है और नैतिकता हो सकती है, भाषाई हो सकती है, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो पक्ष देखने को मिलते हैं व्यक्ति के। स्वास्थ्य पारिवारिक वातावरण प्रदान करना, मानव जीवन में परिवार का विशेष महत्व होता है, ये बात भी सत्य है ना। मानव जीवन में परिवार की विशेष महत्व जो होता है देता है, और परिवार का वातावरण जो है स्वास्थ्य एवं संतोषप्रद हो, जो व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के व्यक्तित्व के संतुलित विकास में योगदान देता है और विभिन्न सदस्यों को पारस्परिक सहयोग की कला भी सिखाता है। ठीक है, आगे कहता है व्यक्तिगत जीवन में महत्व, यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य और संतुलित बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है और इसके ज्ञान से व्यक्ति विभिन्न समस्याओं और अंतर्द्वंद और तनाव में मुक्ति पा सकता है और संतुलित सामान्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित भी स्थापित कर सकता है और सुखी और संतुष्टि जीवन भी व्यतीत कर सकता है। ये इसका उपयोग है, एक प्रकार से उसका इंपॉर्टेंस है। स्वास्थ्य मानसिक जीवन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और समाज के सभी व्यक्तियों का संतुलित व्यक्तित्व और समायोजित जीवन समाज को स्वस्थ एवं सुंदर बनाता है और ऐसे स्वास्थ्य जो है समाज में सामाजिक विषमताओं और संघर्ष नहीं होते हैं, तो सामाजिक जीवन की स्थापना में मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान भी सहायक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी शब्द जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस शब्द को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, क्लियर रहेगा? बताइए एक बार, स्पष्ट करिए, बोलिए। हाँ, यस सर। ठीक है, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, बताएंगे आप लोग? मैकआवर एंड पेज। नहीं, और कोई भी स्टूडेंट? अरिस्टोटेल ने कहा था। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किस विद्वान ने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पर आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, अरिस्टोटेल ने कहा है ये बात। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैकआवर एंड पेज ने तो सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने बताया? उसने बताया ना। बाल विकास में सहायक, जैसे बच्चों के सर्वांगीण जो है विकास में परिणाम स्वरूप स्वस्थ नागरिक तैयार होते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्व की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस के रूप में भी आता है। शिक्षा का फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र में वही सफल हो सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान छात्र के स्वस्थ जीवन का विकास करता है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करके छात्र का पथ जो है प्रशस्त कराता है, एक प्रकार से उसको मार्गदर्शक के रूप में निभाता है। उपचार के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के ज्ञान से न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है, बल्कि मानसिक रोगों की रोकथाम और उसके उपचार में भी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान इंपॉर्टेंस हो जाता है, यानी ज्ञान सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि व्यावसायिक सफलता में सहयोग होना। व्यावसायिक सफलता के लिए व्यक्ति के संतुलित एवं समायोजित होना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संतुलित व्यक्तित्व का सृजन करके व्यक्ति के व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करता है और सफल होने में सहयोग प्रदान करता है। राष्ट्रीय एकता में सहायक होना। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान विघटनकारी प्रवृत्तियों जो होती हैं उसको समाप्त करने में सहायक होता है और इसके द्वारा देश के सभी नागरिकों के राष्ट्रीय एकता की भावना का उदय होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग में सहायक होना। यदि विभिन्न देशों में नागरिकों का करधारों का मानसिक स्वास्थ्य असंतुलित होगा तो विभिन्न देशों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान असंतुलित मस्तिष्क के उपचार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे वैश्विक तनाव और संघर्ष समाप्त होगा। विश्व के सभी राष्ट्र मित्रता के सूत्र में बंध जाएंगे। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में भी सहायक देता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो इसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बीमारी है, यानी एक प्रकार से रुग्णता। अगर हम बात करें तो रुग्णता, तो शुरुआत में एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर जो यूजीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो DSSB के बच्चे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा।
आप सभी लोगों ने सुना होगा विटामिन की कमी से होने वाले कुछ रोगों के नाम और उसके स्रोतों के बारे में, है ना। परीक्षाओं में भी एक आध नंबर के ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, आप सभी लोगों को पता है विटामिन ए का रासायनिक नाम बता सकते हो आप लोग? रेटिनॉल है। बहुत इजी सवाल है, ये परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, इसके कमी से होने वाला कई रोग होते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, रतौंधी होता है, और कौन सा रोग होता है? जीरोथैलेमिया, है ना। थैलेमिया एक बीमारी होती है, आजकल परीक्षा में ये चीजें जरूर पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब रतौंधी तो सभी लोगों को पता है, बट ये परीक्षा में जरूर आता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन करता है एक प्रकार से विटामिन ए की वजह से, और इसके लिए कुछ स्रोत होते हैं, है ना। स्रोत तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे गाजर हो गया, है ना, हरी सब्जियां हो गई, है कि नहीं, ये सब स्रोत होते हैं। और दूध मक्खन हो गया, है ना, दूध मक्खन हो गया, ठीक है, अंडा हो गया, है ना। तो ये सब बेसिकली रिप्रेजेंट करता है विटामिन ए को, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विटामिन एक और आता है जो दर्शाता है विटामिन B1 को। अच्छा, विटामिन B1 कई 12 यानी 12 टाइप के हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है बी के अंतर्गत, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक विटामिन B1 है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बेसिकली थायमीन के नाम से जाना जाता है ना। हाँ, थायमीन के नाम से जाना जाता है। इससे जो होने वाला रोग होता है, उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी बेरी नाम देते हैं, है ना। या हाँ, ये वृद्धि करना एक प्रकार को दर्शाता है इस रोग के बारे में, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से रासायनिक नाम के बारे में, तो यहाँ जैसे अनाज हो गया, है ना, फलियां हो गई, फलियां समझते हो? फलियां, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की फली, फलियां, इसी तरीके से सोयाबीन के छोटे छोटे बीज होते हैं, सीड होते हैं वो। फिर उसके बाद दूध हो गया, इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो है विटामिन B1 को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने नाम सुना होगा विटामिन जो है B2 के बारे में। B2 बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन नाम होता है, राइबोफ्लेविन नाम होता है। इससे जो होने वाला रोग है या कमी से होने वाला जो रोग होता है, त्वचा का फटना होता है, त्वचा का फटना होता है, और आंखों का लाल हो जाना, आंखों का लाल हो जाना, ठीक है। और किलोसिस एक डिजीज होता है, किलोसिस, ये याद रखिएगा, किलोसिस डिजीज होता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पनीर हुआ, अंडे हुए, ठीक है, मांस और हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, इसको खाना चाहिए। त्वचा का अगर फट रहा है, आंखों का लाल हो रहा है, किलोसिस अगर बीमारी है, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको यूज करना चाहिए स्रोत के रूप में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो विटामिन एक जो है B3 नोट कर लीजिए, B3 नोट कर लीजिए। इसे बेसिकली निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है, इसको निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है, या आप इसी को नियासिन भी कह सकते हैं, है ना, नियासिन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये रासायनिक नाम है। अच्छा, मैं इसलिए रासायनिक नाम बोल रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए नोट करवा रहा हूँ। यहाँ एक डिजीज अगर होती है तो उस डिजीज को बोला जाता है पेलाग्रा, और ये बेसिकली क्या होता है? त्वचा दाद होती है, इसको क्या बोलते हैं? त्वचा दाद बोलते हैं, ठीक है ना। मांस एवं मछली, अंडे, दूध, फलियां वगैरह अगर खाएं तो ये बीमारी भी दूर हो जाती है, ठीक है, त्वचा दाद की भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और विटामिन होता है, जैसे बी के ही अंतर्गत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, B5 विटामिन, ठीक है, B5। इसके जो है रासायनिक नाम जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, है ना, पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं हम लोग। और इस रासायनिक नाम, इससे जो कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे चर्म रोग बोला जाता है। चर्म रोग परीक्षा में आया हुआ है,
चर्म रोग विटामिन B5 से होता है। और जैसे वृद्धि कम एवं बाल का सफ़ेद हो जाना, बाल का वृद्धि कम होना, यानी आप ये कह सकते हो वृद्धि कम एवं बाल सफ़ेद का होना, बाल सफ़ेद का होना, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि विटामिन B5 की वजह से ऐसा होता है। और इसके लिए क्या, मूंगफली हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गया, खाना चाहिए, ठीक है। ये उसके स्रोत हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने विटामिन 12 का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन 12 भी, ठीक है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोबालैमीन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम है ये। और इससे अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ, ठीक है, गड़बड़ियाँ आप ऐसा कर सकते हैं, यानी घातक रक्त छीड़ता होता है, ठीक है। और इसके लिए मांस, मछली, अंडा, दूध, है ना, इत्यादि चीज़ें जो बताया जाता है वो स्रोत के नाम में शामिल किया गया है इसको, ठीक है। और एक विटामिन 7 भी लिख लीजिए, विटामिन B7 भी लिख लीजिए। B7 बायोटीन, इसको क्या रासायनिक नाम से जाना जाता है, बायोटीन कहेंगे इसको, बायोटीन। और बायोटीन बेसिकली इससे क्या कमी से होता है रोग, तो लकवा होता है, लकवा हो गया, एंड बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, एंड शरीर में दर्द, शरीर में दर्द। इसके लिए मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल वगैरह का सेवन करना चाहिए विटामिन B7 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विटामिन C के बारे में। उम्मीद है कि आप सबको पता होगा रासायनिक नाम विटामिन C का, स्कर्विक, हाँ स्कर्विक इसका विटामिन रासायनिक जो है नाम है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं डिजीज वगैरह के बारे में, तो स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी रोग बता सकते हैं आप, हाँ म्यूट रहिए प्लीज म्यूट रहिए। और मसूड़े, है ना, मसूड़े का फूलना भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर और सब्जियां हो गई, इस चीज़ों का सेवन करना चाहिए विटामिन C का, ठीक है, विटामिन C के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन जो है C के बाद D, विटामिन D, विटामिन डी को जो है रासायनिक नाम पे अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IMP है, इसको याद रखिएगा सभी लोग, कैल्सीफेराल। और ये सूखा रोग, इससे क्या होता है, कमी से सूखा रोग, या तो इसकी जगह आजकल जो आता है वो एक रिकेटस आता है, और या तो एक नाम आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रियोमैलेशिया शब्द आ सकता है, ये भी एक डिजीज के नाम से जाना था, और ये भी रिप्रेजेंट करता है रिकेटस को, एक सूखा रोग को। तो उसके लिए हम मक्खन हो गया, मछली का तेल हो गया, अंडा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, है ना, सूर्य का प्रकाश भी लेना चाहिए, सूर्य प्रकार के जो संश्लेषण है उनका भी प्रयोग करना चाहिए विटामिन डी से, जिससे हड्डी वगैरह क्या होती है, मजबूत होती है ना, जानते होंगे आप लोग विटामिन डी से। और एक होता है विटामिन ई, एक होता है विटामिन ई। और विटामिन ई का अगर हम बात करते हैं तो इसको जो रासायनिक नाम है उसका नाम है टोकोफेराल, टोकोफेराल, ठीक है। और इससे जनन क्षमता की कमी होती है, जनन क्षमता की कमी होती है। अभी मैं PDF आप लोगों को इसी तरीके से सेव करके सेंड कर दूंगा।
और जननांग या मांसपेशियां कमजोर होती है इससे, जननांग एवं मांसपेशियां क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप तेल हो गया, गेहूं, अंडे की जर्दी या सोयाबीन, इन सब का सेवन करना चाहिए विटामिन ए की अगर कमी हो रही है तो। उसके बाद एक आती है लास्ट विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग बोलते हैं फिलोक्विनोन, क्विनोन। ये बेसिकली इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमना बताता है। ये हरी सब्जियां, अंडे और सोयाबीन का सेवन करें तो विटामिन के की जो कमी से रोग होता है वो रोग भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विटामिन्स के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इसे भी आप लोग ध्यान में रखें, हो सकता है परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाए इस तरीके के सवाल कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, तो एस्कॉर्बिक अम्ल बताओगे। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में ज़रूरी होता है, तो निम्न में कौन सी विटामिन होती है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन सी बताएंगे। ठीक है, हाँ, रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन में आप विटामिन के को लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है या कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 होता है। B12 में, सर विटामिन ए वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कैसीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताइए, कैसीन पाया जाता है। कैल्शियम सर। कैसीन। विटामिन क्या पूछ रहा था बच्चा भाई, विटामिन ए दिखाना है। विटामिन ए लिखते नहीं हो, शुरुआत में आए। चलो यहाँ पे देख लो, क्लियर हुआ, ओके सर, बस हो गया। चलो एक बार म्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए भाई, है ना, म्यूट रहा करें, क्योंकि बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं ना तो बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आती है, तब समझ नहीं आता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कुछ रोग, अभी हमारा टॉपिक जो है था रुग्णता वाला ही था, है ना। तो सर जी सर विटामिन के में जो आपने बताया चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमना, हाँ, रक्त का थक्का ना जमना, बिल्कुल। और सर आपने फिर क्वेश्चन में बताया था कि रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है ये। ये सवाल मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो भाई किसकी आवश्यकता होगी, अगर उसकी कमी होगी तो उसको दूर करने के लिए स्रोत की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसको वही तो हम लोग कहेंगे। हमने तो सवाल पूछा है ना, तो भाई अगर यही तो सवाल बनेगा, कुछ और सवाल बनेगा, बताओ। हाँ जी ठीक है फिर सर। जब मैंने कहा कि भाई उससे विटामिन मतलब उससे ना जमना होता, तो अगर मान लीजिए वही अगर आप सही तरीके से उसका प्रोटीन जो रिसोर्सेज है, जो स्रोत हैं, उसका आप यूज करोगे तो वो बंद हो जाएगा फिर तो मैंने उसी सर के लिए ये तो भी बोला। आ जाता है, ये भी आ जाता है इसका कि रक्त का थक्का नहीं जमना, चोट का भी नहीं आता है कभी कभी। तो रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा के की। ठीक है, जब भी रक्त का थक्का मिले बस विटामिन के ही सोचो, आगे पीछे कुछ भी लिखा रहे सबसे मतलब नहीं है, फिर भी आप उसको एक बार ध्यान से देकर उसका जवाब दे भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हाँ कुछ हम बीमारी के बारे में बात करते हैं, और भी हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया संक्रामक, मैंने मेंशन किया संक्रामक,
है ना। अब देखो यूनिट नंबर 9 का पार्ट है ये, है ना, यूजीसी नेट में, तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए संक्रामक रोग के बारे में, है ना। संक्रामक रोग की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सीधा सीधा क्या जवाब देना चाहेंगे? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी जैसे सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उन्हीं जीव के कारण होने वाला जो एक विकार होता है वह क्या कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। यही कहोगे ना? बताइए, यही बोलोगे ना? संक्रामक, हाँ, संक्रामक रोग को हम लोग जैसे संचारी भी बोल सकते हैं। हो सकता है परीक्षा में संचारी शब्द आ जाए, संचारी रोग, है ना। आप इसको भी बोल सकते हो, संक्रमण जो है संचारी रोग भी। तो कम्युनिकेबल रोग को हम लोग, कम्युनिकेबल को ही हम लोग संक्रामक कहते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं संक्रामक रोगों में, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कुछ डिजीज वगैरह के बारे में अभी भी बताया है मैंने आप लोगों से। जैसे चाहे कोविड-19 है, तो कोविड-19 संक्रामक है या गैर संक्रामक है? तो कोविड-19 मैंने शुरुआत में परिभाषा बता दिया कि भाई इससे होने वाला वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी जैसे रोग होते हैं वो संक्रामक कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्या बन जाएगा? संक्रामक रोग बन जाएगा, है कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? संक्रामक रोग बन जाएगा। एक होता है गैर संक्रामक, यानी गैर संक्रामक को हम लोग गैर संचारी भी कहते हैं। ये रोग को एक पुरानी बीमारी भी कहा जाता है। एक पुरानी बीमारी भी गैर संक्रामक को ही बोला जाता है, जो लंबे समय तक रहती है और आनुवांशिक भी हो सकती है। शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहार सहित कई कारकों का समायोजन का परिणाम होता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैर संक्रामक कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैर संक्रामक बोलते हैं। एक क्रोनिक बीमारी होती है। एक क्रोनिक बीमारी वह बीमारी है जो धीरे धीरे शुरू होती है और एक लंबे समय तक रहती है। तो किडनी की क्रोनिक बीमारी तब होती है जब आपकी किडनी धीरे धीरे आपके रक्त को फिल्टर, यानी फिल्टर का मतलब साफ करने में, है ना, अपशिष्ट को हटाने या मूत्र बनाने की जो क्षमता है वो खो देती है। तो वहां पर एक प्रकार से ये बीमारी क्रोनिक वाली हो जाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बेसिकली दर्शाया जाता है कि क्रोनिक जो डिजीज होता है वो कहीं ना कहीं गैर संक्रामक बीमारी होती है। इस तरीके से उसको बताया गया। और भी बीमारियां हैं, अभी हम लोग बात करेंगे उसमें। तो संक्रामक के अंतर्गत जैसे एक बीमारी आती है हैजा। हैजा को हम लोग जानते भी हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलरा ही बोलते हैं ना, कॉलरा ही बोलते हैं ना इसको। अब ये बीमारी बेसिकली क्या है? जल खाद्य पदार्थ, है ना। मैं नोट कर देता हूं एक लाइन में ताकि ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा। कारण ये है कि ज्यादा डीप में आता भी नहीं है ये। जल खाद्य पदार्थों, सर इसका एक साइंटिफिक नेम भी लिख दीजिएगा सर। अच्छा। एवं मक्खियों द्वारा, एवं मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है, तेजी से फैलता है। ठीक है। इसका जैसे इन्होंने कहा कि रासायनिक नाम वगैरह, तो बेसिकली रासायनिक नाम वही है जो जिस जीवाणु से फैलता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं तो यह एक विब्रियो कोलेरी, ठीक है, नामक जीवाणु से होता है, नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। तो ये आप इसके अंतर्गत ध्यान रख सकते हैं। इसमें जैसे उल्टी, दस्त इस रोग का विशिष्ट लक्षण होता है कि नहीं? हैजा में हम इसी आइडेंटिफाई करते हैं ना कि उल्टी, दस्त इस रोग के विशिष्ट लक्षण होते हैं। इससे मनुष्य की आंत जो होती है क्या होती है? वो प्रभावित होती है। इस रोग से क्या होता है? मनुष्य की आंत प्रभावित होती है ना। तो हैजे का टीका लगवाने से हैजा होने की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। ये बात ठीक है। पानी को उबाल कर और शुद्ध करके पीना चाहिए इसके लिए। बताइए ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है? हैजा के लिए बिल्कुल करेक्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक आता है, आपने नाम सुना होगा डिप्थीरिया के बारे में। किसके बारे में? डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोरिनो बैक्टीरियम एक शब्द इसका रासायनिक नाम से, आप ये कह लीजिए जीवाणु से होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं?
कोरिनो बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, ठीक है। और जो है डिफ्री थीराई नामक जीवाणु से ये फैलता है, ठीक है, इस जीवाणु से फैलता है। या बच्चों में लगभग 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। बच्चों का अगर पूछता है तो 3 से 5 वर्ष बताइएगा। अधिक जो बच्चे होते हैं उनमें ये फैलता है। इसमें रोगियों की जो श्वसन नली होती है, जो बीमारी है जिस सेवार्थी में होता है, उसमें श्वसन नली को प्रभावित करती है। नली को क्या करती है? ये प्रभावित करती है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। जानते हो कौन सा इंजेक्शन है? बताएंगे? एंटी सीरम का इंजेक्शन जो है दिया जाता है, या आप कह सकते हैं कहीं कहीं बच्चों को इसके लिए डीपीटी का एक टीका लगवाया जाता है, जो इन्हें डिप्थीरियम टेटनस के नाम से जाना जाता है। इसी को काली खांसी या कुकुर खांसी से बचाता है ये डिप्थीरिया जो है इस टीके से। अगर हम बात करें डीपीटी टीके से तो इसके लिए कौन सा टीका लगेगा? तो डीपीटी टीका लगेगा। डीपीटी टीका लगता है, ठीक है। क्लियर रहेगा? बता दीजिए। जी सर। हाँ, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा इसके संबंध में, ठीक है। हो सकता है हम लोगों को परीक्षाओं में भी इस तरीके के सवाल जो है पूछ लिया जाए, तो आप लोग उसे आसानी से बता दें, ठीक है। अच्छा, इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछता है तो क्या बताओगे? इसका फुल फॉर्म बताइए। अगर डीपीटी का पूरा नाम पूछता है तो क्या जवाब देंगे आप? डिप्थीरिया। सर डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। डिप्थीरिया, ओके। पर्टूसिस टिटनस, ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। और आपने एक डिजीज का नाम और सुना होगा, टिटनस के बारे में जानते होंगे आप लोग। टिटनस बीमारी है ये, और ये भी संक्रामक रोग का ही पार्ट है। इसके अगर हम बात करते हैं ये किस जीवाणु से फैलता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटनी नामक एक जीवाणु है। इस जीवाणु से ये फैलता है। जीवाणु जैसे धूल हो गया, गोबर आदि के घाव के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। गर्दन, चेहरे, जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो एक प्रकार से प्रभावित हो जाती हैं, यानी शरीर में जो है अकड़न आ जाती है ना इस पर। तो इसके लिए जो टीके लगते हैं, है ना, इसके लिए जो टीके लगते, चोट लगने पर टीका अच्छा, जानते हो आप लोग जब लोहे वगैरह से चोट लगती है तो आपने टीका का नाम सुना होगा। जानते हो कौन सा टीका लगता है? टीटी। अरे वो तो नाम ही बोला जाता है, वो तो नाम ही बोला जाता है, टीटी बोला जाता है। वो तो उसका नाम टीटी थोड़ी ना होता है। टिटनस। हाँ, वो तो अरे फिर वही बात कर रहे हो। इसका जो टिटनस तो है ही है वो। उसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो एटीएस की चोट लगने पर एटीएस, ठीक है, का टीका जरूर लगवाया जाता है। तो एटीएस को जानते हो? एंटी टिटनस सीरम कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? एंटी टेटनस सीरम बोला जाता है। और अगर बच्चों को लगता है तो उसके लिए कौन सा टीके लगते हो? अच्छा, चोट में ही लगेगा तो बच्चों को जो लगाया जाता है, देखिए यहां पर बच्चों को, तो वो डीपीटी जैसे कभी आपने ऊपर मैंने बताया था आप लोगों का, है ना, पर्ट्यूसिस टेटनस डिप्थीरिया का, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके संबंध में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा क्षय रोग। क्षय रोग जानते हो?
जी यस क्षय सर रोग टीबी। क्षय रोग को ही तपेदिक कहते हैं ना, जी यानी आप हाँ टीबी जी बोल सर, सकते हो, आप टीबी बोल सकते हो। टीबी अब ये जानते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है, उससे ये फैलता है ना। तो माइको बैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबर कुलोसिस, ठीक है, कुलोसिस नामक जीवाणु है। इस जीवाणु से ये जो है बीमारी फैलती है। ये जीवाणु रोग के थूक, खांसी, छींक के सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल, वायु के माध्यम से फैलता है। ये रोग, रोगी को हल्का ज्वर और खांसी आती है, बलगम के साथ खून भी आने लगता है, आंतों में अत्र क्षय होता है। आंतों में अगर हम बात करते हैं, कौन सा बीमारी होता है? अत्र क्षय होता है, ठीक है। ये आंतों में अत्र क्षय होता है ना। मस्तिष्क में मस्तिष्क क्षय होता है। मस्तिष्क में क्या होगा? मस्तिष्क क्षय होगा, ठीक है। ब्रेन टीबी, अस्थियों में, अस्थि का मतलब समझते हो? यस सर अस्थि, हड्डी। हाँ, अस्थि क्षय होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। बोन टीबी उत्पन्न होता है। इसके लिए एक टीका आता है, जैसे रोगी को पौष्टिक आहार देना चाहिए। इसके लिए अगर मान लीजिए भाई बीमारी है तो उसके लिए पौष्टिक आहार, या तो आपने सुना होगा BCG का टीका, वैक्सीन। ये एक बार परीक्षा में आया भी था, है ना, BCG, है ना। बता सकते हो BCG? बताइए, BCG का टीका बता सकते हैं प्लीज? अरे नहीं बता सकते तो बताइए, हम बताते हैं। बता दीजिए सर। ओके, बैसिलस कलमेट ग्यूरिन, ठीक है। ये BCG वैक्सीन होता है, टीका एक टीका ही है ये, ठीक है। रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए क्षय रोग के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपने ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, वो भी देना चाहिए इसके लिए, है ना। और या तो आप जो मैंने भी आपको बताया है कि बैसिलस कैलिमेटी कहा जाता है, ग्लूरिन, ये BCG का जो टीका है इसको भी लगवाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने एक नाम सुना होगा बहुत ही फेमस, टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो रोग होता है, ये बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से तो सल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु है। एक टाइफोसा नामक एक क्या है, ये जीवाणु है, इससे ये टाइफाइड होता है। इस रोग को फैलने में अगर हम बात करें तो मक्खियां विशेष भूमिका निभाती हैं। कौन? मक्खियां विशेष भूमिका निभाती हैं टाइफाइड में, ये बात ध्यान रखिएगा। रोगी के बदन में और सिर में दर्द होता है और 101 से अधिक फ़ारेनहाइट से अधिक तक का क्या होता है यहाँ पे, फीवर यानी बुखार, है कि नहीं। जल को उबाल कर पीना चाहिए ऐसी कंडीशन पर, है। और चिकित्सक की सलाह के अनुसार प्रतिजैविक चीजें भी लेनी चाहिए। शिशुओं को यहां पर एक टीका लगवाया जाता है और उस टीके के नाम अगर हम बात करें तो TAB होता है। TAB का एक टीका लगवाया जाता है। नाम सुना है? जो आंगनबाड़ी वगैरह में होंगे ना, उनको पता होगा इन सभी चीजों के बारे में, क्योंकि उनको कार्ड वगैरह मिलता है तो कार्ड पे लिखा होता है बच्चों को जो भी टीके लगते हैं
वो सभी टीके के नाम जो है वहाँ पे कार्ड पे लिखा होता है ना। तो बता सकते हो इस अगर हम बात करें इस वैक्सीन के बारे में, ये कौन सा टीका लगता है, इसका नाम बता सकते हो पूरा नाम? TAB। यस सर, बताइए। टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए एंड बी वैक्सीन। बिल्कुल सही जवाब। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? एक टाइफाइड और दूसरा क्या बताया, दूसरे से क्या नाम बताया आपने? सर पैराटाइफाइड, पैराटाइफाइड, ए एंड बी वैक्सीन। टाइफाइड, ए एंड बी वैक्सीन, सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। उसके बाद एक और डिजीज की बात करेंगे हम लोग, बीमारी के बारे में। आपने नाम सुना है कुष्ठ रोग? सर एक क्वेश्चन है, हाँ, सर ये जो डिसीज है इनमें जो टेस्ट होते हैं वो भी जरूरी है ना, मतलब याद करना पड़ेगा? टेस्ट वगैरह नहीं, यहाँ ये जरूरी नहीं है। HIV वाला जो टेस्ट है वो जरूरी है आपके लिए, यहाँ टेस्ट के लिए ओके जरूरी नहीं है ना। ओके। कुष्ठ रोग की बात करते हैं। कुष्ठ रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, बताना चाहोगे? कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सर 5 अक्टूबर, 31 जनवरी, 30 जनवरी को 21 जनवरी। 30 जनवरी, 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है ना, दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोग बेसिकली ये जो दिवस मनाया जाता है ना, ये जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। समाज में फैली हुई जो भ्रांतियां है ना, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए मनाया जाता है ये। ठीक है, तो इसीलिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे इसको कहा जाता है। अब ये रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो जो है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, लेप्री, ठीक है, नामक जीवाणु से ये जो है फैलता है। यह रोग जिस स्थान पर होता है ना, वहां संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। जहां होता है वहां संवेदनशीलता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, संवेदनशीलता वहां पे समाप्त हो जाती है। हाथों और पैरों की उंगलियों के घाव उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पे। हाथ और पैर की घाव की जो उंगलियां होती हैं, हाथ व पैर की जो उंगलियां होती हैं, ठीक है, पैर की अंगुलियों में, ठीक है, घाव उत्पन्न होता है और जो है उत्पन्न होते हैं और ये गलकर विकृत हो जाते हैं। एक प्रकार से आप ऐसा कह लो, गलकर विकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। यहाँ पे रोगी को साफ और स्वच्छ वातावरण में कुष्ठ निवारण केंद्र में रखना चाहिए। ऐसे जो बीमारी है कुष्ठ रोग, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। एक रोग है फ्लैग, जानते हैं फ्लैग के बारे में? सर चूहों से फैलता है। ओके, इसे पश्च यूरेला कहा जाता है। सर इसमें भी कोई टीका लगता है कुष्ठ रोग में? लेप्रोसी नहीं, ऐसे कोई टीका वगैरह नहीं, बाकी इसकी मेडिसिन वगैरह है वो चलाई जाती है। पेस्टिस एक अगर हम बात करें, ये नामक जीवाणु है, इससे ये होता है। अब इस रोग की जीवाणु जो होता है ये पिस्सुओं में पाया जाता है। पिस्सुओं में इसमें क्या होता है ना, आमाशय में विकसित होता है ये। अगर ये एक ऐसा रोग है, ये कहाँ विकसित होता है? आमाशय में विकसित होता है, विकसित होता है। ठीक है, चूहे किसी बच्चे ने भी बताया था, गिलहरी भी है, ठीक है, गिलहरी भी है, ठीक है, और गिलहरी इसकी जो है वाहक के रूप है। ये एक आप ये कह लीजिए कि वाहक के रूप में अपनी भूमिका ये निभाती हैं। कौन? गिलहरी और बताइए, गिलहरी और चूहा भाई। और एक होता है पिस्सुओ, पिस्सुओ जानते हो?
फ्यू, पिशु नहीं जानते हो? जी। पिशु एक एक प्रकार से जो है जीवाणु, इसे मधुमक्खी की तरह से होता है ना, पिशु इसे कहा जाता है, एक इंसेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पे पिशु भी नाम लिख लीजिए, ताकि अगर परीक्षा में आए तो आप इसे भी लगा सकें, ठीक है। तो पिशुओं में भी ये एक प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। पिशुओं में, इंसानों पर पिशुओं का काटना भी जो होता है वो एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को, प्लेग को जन्म दे देता है। रोगी ऊपर वाला क्या लिखे हैं सर? ऊपर क्या लिखे हैं सर फर्स्ट में? पास्चुरेला पेस्टिस। आपको बता दें कि रोगी को तेज बुखार, गर्दन और टांगों में गिल्टियां निकल जाती हैं, है ना। तेज जो है फीवर आ जाना, गर्दन और पैरों में गिल्टियां निकल आना, ये दर्शाता है एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्लेग डिजीज को, ठीक है। उसके बाद एक आपको बता दूं, काली खांसी। हेलो, जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही सर की। मेरी आवाज नहीं जा रही मेरी? हेलो।